नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे भाई जो आपका जो ये टाइटल है कौन सा, प्लांट पैथोलॉजी वाला, जिसमें हम फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप की डिजीज पढ़ेंगे और साथ में उनका मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है। ये यदि कोर्स कोड की बात करें, हम कोर्स कोड की बात करें तो आपको ये कोर्स कोड देखने को मिलेगा 321। ठीक है, PPATH 321 इस कोर्स कोड की बात कर रहे हैं और टाइटल इसका है भाई जो डिजीज इन फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट। ये वाला आपका क्या रहेगा, कोर्स टाइटल रहेगा। अब इसमें क्या है दोस्तों, आपको सिंपल सी बात है, इसमें भाई फसलें दे रखी है और उनके रोग है, मुख्य रूप से क्या है, डिजीज दे रखी है। क्या है, डिजीज की बात करनी है। अब डिजीज में क्या होता है भाई, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि भाई उसका कोगल ऑर्गेनिज्म क्या है, उस कौन से पैथोजन से वो हो रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं भाई उसमें क्या क्या लक्षण पैदा हो रहे हैं, क्या क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन, उस रोग के लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, इसी के साथ हम उस डिजीज का साइकिल देखते हैं, भाई इसका क्या साइकिल है। इसके अलावा उसमें हम किस प्रकार से इन्फेक्शन होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन है या सेकेंडरी इन्फेक्शन है, उनकी बात करते हैं। इसके अलावा उसमें हम लास्ट में मैनेजमेंट की भी बात करते हैं। तो इस प्रकार से एक डिजीज में हम पंक्ति बाई पंक्ति हर चीज को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और पूरे डिजीज का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। अब जो छोटे वाले क्वेश्चन है वो तो इन्हीं डिजीज से, मान लो भाई किसी लक्षण से पूछ लिया या मान लो जो मैनेजमेंट से पूछ लिया। इसके अलावा कोई विशेष, कोई डिजीज में कोई अलग से बात दिखाई दे रही है, कोई अलग से बात है, तो वहां से छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके अलावा यदि हम बड़े क्वेश्चनों की बात करें तो सीधी सी बात है भाई, यदि पूरा बड़ा क्वेश्चन देता है तो पूरा डिजीज देगा जिसमें हमें सारी चीजें लिख के आनी पड़ेगी, जैसे कि हम अभी आगे बात करेंगे। भाई सारी चीजों के रूप में हम क्या क्या देखेंगे, एक तो भाई उस डिजीज का पैथोजन लिख के आएंगे सबसे पहले, भाई ये डिजीज किससे हो रही है ना, किस प्रकार का, भाई कवक से हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है, यदि कवक से हो रही है तो कौन से कवक से हो रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम डिजीज पढ़ते जाएंगे उस हिसाब से हम आपको सारे कोगल ऑर्गेनिज्म बताते जाएंगे और एक साथ भी आपको लिखे हुए मिलेंगे ताकि आप उनको याद कर सको। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आप यदि एक पॉइंट डालना चाहो, आपकी कॉपी को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहो, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में, फैक्ट के रूप में आप ये हेडिंग भी डाल सकते हो और उसमें क्या बातें लिखोगे। जैसे भाई मान लो कोई ऐसी डिजीज है जो किसी फसल में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ना, या मान लो कोई ऐसी डिजीज है जिसमें कोई विशेष कैरेक्टर है वो अलग है, तो उस प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर विशेष फैक्ट में आप डाल सकते हो। इसके अलावा उस डिजीज से संबंधित यदि कोई साइंटिस्ट है, उस डिजीज से संबंधित या यदि आपको कोई साइंटिस्ट याद है तो उस साइंटिस्ट का नाम आप इसमें रख सकते हो। इसके अलावा भाई उस डिजीज की खोज किसने की, कब की, ये बातें आप इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा, जो यदि आपको कुछ बातें आती है, आपको कुछ विशेष पता है उस डिजीज के बारे में, तो हम कहेंगे भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आप वहां पर डाल सकते हो। एक दो बात जनरली ऐसे भी लिख सकते हो, भाई यह डिजीज, मान लो यदि हम मूंगफली की बात करें, मूंगफली में टिक्का डिजीज होती है, तो हम कह सकते हैं भाई यह डिजीज सामान्यतः मूंगफली के खेत में दिखाई देती है ना, और इसमें भाई यह है ना ज्यादा नुकसानदायी डिजीज नहीं है, यानी कि टिक्का रोग हो जाता है, वैसे भाई नुकसान तो करता ही है, लेकिन यह है भाई इससे अधिक नुकसान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि भाई 80% नुकसान कर दिया, 90% नुकसान कर दिया, ऐसा हमें टिक्का डिजीज में नहीं देखने को मिलेगा। इसके विपरीत यदि हम दूसरी डिजीज की बात करें, मान लो मूंगफली की बात कर ले, कॉलर रोट एक और डिजीज होती है। यदि कॉलर रोट की बात करें तो वो क्या करती है, कॉलर रोट भाई जो डिजीज है, ये जो मान लो मूंगफली का पौधा है ना, उस पौधे के इस रीजन पे होती है। कॉलर रीजन का मतलब होता है मिट्टी से सटा हुआ रीजन, है ना, ऐसा भाग पौधे का जो मिट्टी से सटा हुआ है ना, जड़ वाला भाग नहीं है, वो जड़ तो नीचे है, लेकिन जड़ और तने के बीच वाला जो भाग मिट्टी से सटा हुआ है, इस भाग को हम कॉलर रीजन बोलते हैं। ठीक है, पौधे का कॉलर रीजन। और यदि ये गलना स्टार्ट हो जाए, ये ब्लैक कलर का हो जाए और यहाँ से सड़ना स्टार्ट हो जाए, तो इसको हम बोल देते हैं कॉलर रोट। क्या बोलते हैं,
कॉलर रोट, जो हम मूंगफली में पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार का भाई ये विशेष बात है ना, अधिकतर जो फसलें हैं उनमें ऐसे रोग हमें नहीं देखने को मिलेंगे, ये मूंगफली में देखने को मिल रहा है। और इससे जो पूरा पौधा है वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, सूख जाता है, जल जाता है। तो इस प्रकार की क्रियाएं यदि किसी विशेष रोग में हो रही है तो उसको हम इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में डाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कॉलर रोट से क्या होता है, जो कॉलर वाला रीजन है उसमें इंफेक्शन होता है और उससे पौधा क्या हो जाता है, मर जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये बातें हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार की जो जरूरी चीजें हैं जो एक विशेष स्थान रखती है अपना फैक्ट के रूप में है, उन चीजों को आप कहाँ लिखोगे, इंपोर्टेंट फैक्ट में लिखोगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सिम्टम की। भाई आप जो डिजीज के सिम्टम किस प्रकार से लिखोगे, इसको हम ये कहेंगे भाई कुछ डिजीज के क्या है, जनरल सिम्टम है, यानी कि लक्षण दिखाई देंगे। जैसे कि हम ये कहें भाई विल्टिंग, यदि कोई डिजीज है और वो चाहे कोई सा भी विल्ट है ना, विल्ट का मतलब हो जाता है भाई पौधे का मुरझा जाना, है ना। अब उसमें चाहे विल्टिंग कोई सी भी प्रकार की विल्टिंग हो, फ्यूजेरियम से होने वाली हो या और कोई अन्य मान लो पैथोजन है उससे होने वाली विल्टिंग हो, विल्टिंग का अर्थ ही ये होता है भाई पौधे का मुरझा जाना, मुरझा जाना। ठीक है, पौधे का मुरझा जाना। तो ये चीजें क्या क्या है, विल्टिंग का एक लक्षण है। तो ये कॉमन लक्षण आपको सभी प्रकार की विल्टिंग वाली डिजीज में लिख के आना है। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉमन लक्षण हो गया, जो कि आपको किस में देखने को मिलेगा, जितनी भी विल्ट वाली डिजीज है उन सब में आप क्या कर सकते हो, मुरझाने वाला ये लक्षण लिख सकते हो। इसके अलावा पौधा सूख जाता है, अचानक पौधा सूख जाता है, ऐसे लक्षण कॉमन लक्षण है, ये सभी डिजीज में आ जाएंगे। पौधा पीला हो जाएगा, पीला होने के तुरंत बाद में पौधा मर जाएगा, पौधे की पत्तियां झड़ जाएगी, ये जो चीजें हैं ये क्या है, कॉमन लक्षण है, ये सभी रोगों में पाई जाती है और मुख्य रूप से विल्ट वाले जितने भी रोग हैं उनमें। इसके अलावा हम कहते हैं भाई रस्ट, यदि हम रस्ट की बात करें तो भाई रस्ट में क्या क्या कॉमन है, तो हम कहेंगे भाई कोई सी भी प्रकार की, चाहे गेहूं में तीनों प्रकार की रस्ट हो या मान लो जौ में रस्ट हो, कोई सी भी जो रस्ट डिजीज हो रही है ना, किसी में भी हो, तब हम ये कहेंगे कि रस्ट का मतलब होता है भाई रस्टी अपीयरेंस, यानी कि जो पस्ट्यूल्स बनेंगे, जो धब्बे बनेंगे वो कैसे होंगे, रस्टी होंगे, यानी कि रफ रफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, है ना, रफ से होंगे। और उनके चारों ओर क्या होंगे, पीली पीली जो है दीवारें दिखाई देगी हमें, बीच में से जो पस्ट्यूल है, पस्ट्यूल यानी कि जो अंदर का जो भाग है, जो धब्बा है, वो तो ब्राउन कलर का या मान लो ब्लैक कलर का है, और इसके आसपास का जो एरिया है ना ये कैसा है, पीले कलर का है। तो इस प्रकार का लक्षण हमें किस में देखने को मिलेगा, रस्ट में देखने को मिलेगा। तो ये जो कॉमन चीजें हैं दोस्तों, ये हम किस में बात करेंगे, इन सभी रोगों में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं भाई रोट, यदि आपको कहीं पे रोट मिल जाए, रोट लिखा हुआ डिजीज, जैसे कि रूट रोट होता है, इसके अलावा स्टेम रोट होता है ना, और भाई लीफ रोट होता है। तो मतलब रोट का अर्थ होता है सड़ना, रोट का मुख्य अर्थ क्या है, सड़ना, भाई सड़ जाता है, तना सड़ जाता है, जड़ सड़ जाती है ना, गलना स्टार्ट हो जाती है। तो जहां पर भी रोट शब्द मिलेगा तो हम ये समझ जाएंगे कि ये भाई बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, और साथ में ये क्या कर रहा है भाई, ये सड़ाने का काम कर रहा है। तो जब हम इसमें ये कॉमन लक्षण लिख सकते हैं भाई, इस डिजीज में क्या होता है, तना सड़ना स्टार्ट हो जाता है यदि वो स्टेम रस्ट है। तो यदि हम रूट रस्ट है तो हम कहेंगे भाई जड़ क्या हो जाती है, सड़ना स्टार्ट हो जाती है, उससे दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये चीजें हम रूट में, इसमें रोट में लिख सकते हैं। इसके अलावा एक आपने सुना होगा स्मट, स्मट, तो स्मट में क्या होता है भाई, जौ में होता है, गेहूं में होता है, स्मट रोग हमें देखने को मिलता है। तो इस रोग में हम ये कहते हैं कि जौ में ये क्या करता है, जौ या गेहूं में क्या करता है, ये एक चारकोल जैसा मतलब काला कलर का पाउडर सा बन जाता है। इसमें जो दाने होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, काले कलर के चूर्ण में या पाउडर में चेंज हो जाते हैं। ये क्या होता है, इसका मुख्य लक्षण होता है। तो इस प्रकार से कुछ स्पेसिफिक जो मतलब डिजीज होती है उनमें कुछ कॉमन लक्षण होते हैं जो हमको हर फसल में, हर डिजीज में हम लिखकर आ सकते हैं। ठीक है, तो उनका हम अध्ययन कर लेंगे तो सिम्टम लिखना भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा फिर एक दो स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं जो हम डिजीज वाइज पढ़ते चलेंगे, है ना, जैसे जो डिजीज आएगी उसका स्पेसिफिक लक्षण भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम एक चीज जो एडिंग डालेंगे वो है इटियोलॉजी। अब इटियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम ये कहेंगे कि उस पैथोजन के बारे में पढ़ेंगे। भाई पैथोजन क्या है, जैसे भाई ये एक कवक है, यानी कि कवक द्वारा फैलने वाली डिजीज है। इसके अलावा भाई कवकों में भी कौन सा कवक है, तो ये भाई मान लो राइजोबियम, जो वो मान लो जैसे पक्सिनिया कवक हो गया, है ना। इस प्रकार के जो कवक है वो क्या है भाई,
कवक से फैल रहा है, फिर उस कवक की स्पीसीज की हम बात कर सकते हैं, भाई ये पर्टिकुलर इस स्पीसीज से फैल रहा है, ठीक है। यदि उसका और कोई मान लो आगे और वेराइटी है या वार है तो उसकी भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या भाई, उसके किस भाग से, यानी कि भाई स्पोर से फैल रहा है या मान लो कोई और अन्य भाग है उससे फैल रहा है, तो ये चीजें भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इटियोलॉजी में ये बातें लिखते हैं। फिर हम पढ़ते हैं भाई डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल हमें क्या बताता है भाई, डिजीज कहाँ से प्रारंभ हुई और डिजीज कैसे फैली, उसके बाद में लास्ट में क्या हुआ, ये जो पूरा चक्कर है इसी को हम डिजीज साइकिल कहते हैं। तो डिजीज जब भी प्रारंभ होती है तो उसके मुख्य दो तीन चीजें हो सकती है डिजीज प्रारंभ होने के। एक तो हम ये कहते हैं डिजीज साइकिल में भाई, पहली बात तो एक प्राइमरी इनोकुलम होता है। क्या होता है, प्राथमिक प्राथमिक भाग होता है जो डिजीज फैलाने का काम करता है, उसको हम प्राइमरी इनोकुलम बोलते हैं। क्या बोल दिया उसको, प्राइमरी इनोकुलम। ये क्या क्या हो सकते हैं भाई, या तो मिट्टी में पड़ा हुआ कोई स्पोर हो सकता है जो क्या करे, डिजीज फैला दे, या मिट्टी में पड़ा हुआ मान लो पहले से इन्फेक्टेड कोई पार्ट हो सकता है प्लांट का, है ना, प्लांट पार्ट हो सकता है। इसके अलावा कहीं दूसरा जो दूसरी जगह कोई मान लो फसल लगी हुई है उसमें कोई रोग है और उस रोग से स्पोर उड़कर दूसरे खेत में आ रहे हैं, तो स्पोर क्या होते हैं, हवा के द्वारा, एयर के द्वारा दूसरी जगह फैल सकते हैं। तो ये भी क्या हो सकता है, एक कारण हो सकता है। तो ये तो क्या हो गए, प्राइमरी इनोकुलम के रूप में हो गए। जब खेत में प्राइमरी इनोकुलम आ गया, उसने इन्फेक्शन कर दिया, अब प्रारंभ क्या होगा, अब सेकेंडरी इनोकुलम, द्वितीय संक्रमण होगा, द्वितीय इनोकुलम होगा। अब ये क्या करेगा, द्वितीय इनोकुलम ये उस डिजीज को और ज्यादा स्प्रेड करेगा और ज्यादा फैलाएगा। यानी कि सबसे पहले एक डिजीज एक पौधे में या दो पौधों में या कुछ पौधों में आई, उसके बाद में वहां पर उसने क्या किया, उन पौधों को इन्फेक्टेड किया, स्पोर पैदा किए। भाई स्पोर मुख्य रूप से हम इसमें करते हैं, भाई जो कवक है ना उनमें स्पोर पैदा होते हैं। तो स्पोर पैदा हुए और वो कहाँ चले गए, दूसरे पौधों को इन्फेक्टेड करने चले गए। उसी को हमने क्या बोल दिया, द्वितीय क्या बोल दिया, इनोकुलम बोल दिया। ये क्या हो गया, द्वितीय इनोकुलम या दूसरा इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया, है ना, द्वितीय संक्रमण हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम डिजीज साइकिल लिखते हैं। और लास्ट में ये क्या कर दिया, मान लो ये प्राइमरी और ये जो जितनी भी अवशेष है ये किसके रूप में, प्लांट डेब्रिस के रूप में वहीं पे पड़े रह गए। प्लांट डेब्रिस का मतलब है जो अवशेष रह गया, जो अवशेष है उसके रूप में खेत में पड़े रह गए। अब अगले साल हमने फसल बोई, वो फिर से उसमें फसल में रोग लग गया। तो इस प्रकार से एक डिजीज साइकिल चलता रहता है कि कैसे इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद दोबारा इन्फेक्शन कैसे हुआ, द्वितीय संक्रमण कैसे हुआ, और अगले जो फसल के लिए जो संक्रमण है उसका कारण क्या है। तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, डिजीज साइकिल में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर है भाई डिजीज के लिए फेवरेबल कंडीशन, डिजीज के लिए फेवरेबल कंडीशन। अब फेवरेबल कंडीशन के रूप में हम क्या पढ़ सकते हैं, तो डिजीज की फेवरेबल कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई ह्यूमिडिटी। क्या होती है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, आर्द्रता के बारे में बात करेंगे। अब आर्द्रता यदि ज्यादा होगी तो डिजीज फैलने की संभावना भी ज्यादा होती है, उसके लिए वो फेवरेबल कंडीशन होती है। तो हम ये कहते हैं भाई किसी भी डिजीज को फैलने के लिए 85 से लेकर 90% क्या होनी चाहिए, इससे ज्यादा आर्द्रता होनी चाहिए। यदि सूखा एनवायरमेंट होगा, पानी कम होगा हवा में, तो डिजीज के फैलने की संभावना भी क्या होती है, कम होती है। तो ये क्या हो गई, फेवरेबल कंडीशन हो गई। इसके अलावा यदि मौसम मान लो बरसात का है, रेनी सीजन है, तो क्लाउडी मौसम है वो डिजीज के लिए फेवरेबल हो सकता है। इसके अलावा यदि मान लो कोई मतलब हवा है, तो हवा भी एक गति से चले और स्पोर को उड़ा कर लेके जाए, तो वो भी क्या हो गई, एक फेवरेबल कंडीशन के रूप में हो गई, है ना। इसके अलावा वहां पे आसपास में खेत में कोई मान लो अल्टरनेटिव हो, अल्टरनेटिव क्या होता है, अल्टरनेटिव होस्ट या अल्टरनेट होस्ट बोलते हैं उसको। यानी कि ऑफ सीजन में जो पैथोजन है वो किस पे सरवाइव करेगा, है ना भाई। जब सीजन था तब तो उसने फसल को इन्फेक्टेड किया और फसल से पोषण लेता रहा, वहीं पे जीता रहा। जब हमने फसल को काट लिया, है ना, उस सीजन में
जब ऑफ सीजन था उस समय यदि अल्टरनेटिव होस्ट मिल गया तो वो भी क्या है, एक फेवरेबल कंडीशन है, यानी कि वो दूसरे पौधों पर अल्टरनेटिव होस्ट के रूप में दूसरे पौधों को उपयोग करेगा और वहां पर उनको होस्ट बनाकर उन पर इन्फेक्शन करेगा, उनको इन्फेक्टेड करेगा। तो ये भी क्या होता है, एक फेवरेबल कंडीशन होती है। इसके अलावा टेम्परेचर भी एक फेवरेबल कंडीशन के रूप में, भाई जितना अच्छा टेम्परेचर, जैसे भाई 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास यदि टेम्परेचर अच्छा मिलता है तो हम कहते हैं भाई इन्फेक्शन की संभावना भी ज्यादा होती है। तो ये चीजें हैं जो हम फेवरेबल कंडीशन में अलग अलग, जो जितनी भी डिजीज है उनमें अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, एक पॉइंट आपको फेवरेबल कंडीशन वाला लिख के आना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहता है वो है मैनेजमेंट। किसी भी डिजीज में यदि हम मैनेजमेंट लिख के आते हैं, इसका मतलब है कि हमें डिजीज का नॉलेज है ना। मैनेजमेंट कब करेंगे, जब हम डिजीज के बारे में जानेंगे, उसको पहचानेंगे, भाई ये कौन सी डिजीज है, ये कौन से पैथोजन से हो रही है, इसके अलावा इसके क्या लक्षण है, ये चीजें हमें पता होगी तभी हम उसका मैनेजमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट का सिस्टम ये है भाई, यदि मैनेजमेंट में हम ये पता कर ले कि डिजीज फंगस से हो रही है, डिजीज किससे हो रही है, फंगस यानी कवक से हो रही है, तो हम उसमें क्या डाल के आएंगे, फंजीसाइड डालेंगे। क्या डालेंगे, फंजीसाइड डालेंगे। दूसरी चीज, यदि बैक्टीरिया से हो रही है, डिजीज किससे हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि बैक्टीरियोसाइड डालेंगे, बैक्टीरियो साइड डालेंगे। इसके अलावा और डिजीज किससे हो सकती है, भाई डिजीज वायरस से हो सकती है, और वायरस खुद तो डिजीज करता नहीं है, तो ये क्या करता है, भाई वाहक का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, वाहक का। भाई करता तो खुद ही है, लेकिन ये क्या है, पहुंच नहीं पाता है, खुद खुद क्या नहीं करता है, पहुंच नहीं पाता है, तो वाहक के रूप में, मतलब वाहक के माध्यम से ये पौधे तक पहुंचता है, फिर इन्फेक्शन करता है। तो हम ये कहते हैं कि यदि हम इंसेक्टिसाइड डालकर उस वाहक को ही नष्ट कर दे, इसी को नष्ट कर दे, तो वायरस पौधे तक पहुंच नहीं पाएगा, और पौधे तक नहीं पहुंचेगा तो इन्फेक्शन भी नहीं होगा। एक बार यदि वायरस पौधे में पहुंच गया तो उसका फिर निदान करना, उसको नियंत्रित करना, मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है भाई, पहले ही वायरस को आने से पहले ही हम क्या करेंगे, वाहक का नियंत्रण कर देंगे, तो फसल हमारी बच जाएगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है, नेमेटोड से भी कुछ रोग होते हैं। यदि हम नेमेटोड का नियंत्रण करने वाली दवाइयां, नेमेटोडसाइड्स डाल सकते हैं, तो क्या होता है, वो डिजीज कंट्रोल में हो जाएगी। तो ये बातें हमको क्या करनी है, मैनेजमेंट में ध्यान में रखनी है, भाई हम केमिकल क्या डाल के आएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैनेजमेंट के और तरीके भी होते हैं, जैसे भाई केमिकल के अलावा हम एक तो ये कहते हैं भाई, सबसे पहले हम बायोलॉजिकल नियंत्रण करेंगे, बायोलॉजिकल नहीं, सबसे पहले कल्चरल नियंत्रण करेंगे, कल्चरल मैनेजमेंट करेंगे। अब कल्चरल मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है भाई, हम क्या कर सकते हैं, एक तो होस्ट को रिमूव कर सकते हैं, एक तो क्या करेंगे, होस्ट को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्राइमरी इनोकुलम है उसको पहले से ही रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पहले से हम क्या कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और यदि हम कल्चरल कोई भी प्रैक्टिस करें जिससे कि रोग खत्म ना हो, यानी कि हम स्पेसिंग का ध्यान रख सकते हैं, जो पौधों के मध्य जो स्पेसिंग है वो कम होगी तो रोग एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलने की संभावना भी कम होती है। तो हम स्पेसिंग का भी क्या रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। जब हम बुआई करेंगे उससे पहले मतलब जगह है दो पौधों के बीच में, उसको भी हम कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कम करेंगे तो ज्यादा फैलती है, तो उसको हम बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कल्चरल मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद में दूसरी जो चीज है उसको हम कहेंगे भाई बायोलॉजिकल कंट्रोल करेंगे, या इसी में हम वेराइटीज भी ले सकते हैं। जो अच्छी वेराइटीज है ना, जो अच्छी वेराइटीज है उनका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं हम, कल्चरल प्रैक्टिस भाई रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। जो रोग रहित वेराइटियां हैं, रोग को प्रतिरोधित करने वाली वेराइटियां हैं, उनका इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते हैं,
इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक केमिकल मैनेजमेंट होता है जो मैंने बता ही दिया। भाई केमिकल मैनेजमेंट में हम मुख्य रूप से क्या करते हैं, केमिकल्स का उपयोग करते हैं। यदि फंजीसाइड वो फंगस से हो रहा है कोई रोग तो हम फंजीसाइड डाल देंगे, यदि बैक्टीरिया से हो रहा है तो बैक्टीरियोसाइड डालेंगे, और यदि वो वायरस से होने वाला रोग है तो हम कहेंगे कि हम पेस्ट का नियंत्रण कर देंगे, यानी कि उसमें इंसेक्टिसाइड डालकर उस इंसेक्ट को खत्म करेंगे जो कि उस वायरस को फैला रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हम किस में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट में। उसके बाद में लास्ट में हम वेक्टर लिख के आएंगे। यदि यदि वो डिजीज किससे फैलने वाली है, वायरस से फैलने वाली डिजीज है, तो उसमें हम उसका वाहक लिख के आएंगे, है ना। सफेद मक्खी हो सकता है, घरेलू मक्खी हो सकता है, या और मान लो कोई मच्छर मक्खी जो भी है, जो उस डिजीज को ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं, उस वायरस को पहुंचा रहे हैं पौधे तक, तो उस प्रक्रिया में हम वाहक का नाम लिख के आएंगे, और साथ में उसके नियंत्रण के लिए कौन सा केमिकल काम में लेते हैं, कौन सा इंसेक्टिसाइड काम में लेते हैं, वो चीजें भी हम लिख के आने वाले हैं। तो ये सारे पॉइंट है जो आपको एक डिजीज में लिख के आने हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्या है, एक डिजीज में लिखने वाले पॉइंट है जिनमें आप सबको सम्मिलित करोगे। इनमें जब डिजीज की बात आएगी तो सारी चीजें ही आपको लिख के आनी है जब पूरा डिजीज पूछेगा। और यदि वो स्पेसिफिकली ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता है कि भाई पैथोजन का नाम लिखना है, सिम्टम लिखने हैं, इसके अलावा डिजीज साइकिल को समझाना है, ये तीन चीजें ही दे रहा है, तो इन तीनों चीजों के बारे में भी आप लिख के आ सकते हो। और यदि आपके पास टाइम बचता है तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में उस डिजीज के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा लिख के आ सकते हो। तो ये बातें आपको क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी बातें आप क्या करोगे, इसमें ध्यान रखोगे। अब हम सबसे पहले जो पैथोजन वाला टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं। भाई अलग अलग जो फसलें हैं उनमें अलग अलग रोग होते हैं और अलग अलग ही उनके क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं। तो एक बार पैथोजन पर हम क्या करते हैं, नजर डाल लेते हैं। इनको आप अच्छे से याद करोगे। तो राइस में जो ब्लास्ट होता है उसका जो रोगजनक होता है वो पायरिकुलेरिया ओराइजी होता है। ब्राउन स्पॉट का हेलमंथोस्पोरियम ओराइजी होता है। अब भाई ऐसी जो डिजीज, ये डिजीज है, यदि हम इसमें स्पेसिफिक फैक्ट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये भाई ब्राउन स्पॉट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट डिजीज है ना भाई, किसके लिए, राइस के लिए, और काफी ज्यादा मात्रा में क्या होती है, ये फैलती है। ये बातें बेसिक बातें लिख सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि इसकी वजह से क्या हुआ है भाई, जो हेलमंथोस्पोरियम ओराइजी है, इसकी वजह से बंगाल का जो आतंक है, इसको हम बंगाल का आतंक कहते हैं, और ये बंगाल फेमाइन के लिए जिम्मेदार है। बंगाल फेमाइन के लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया, और इसमें हम इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में इसको डाल सकते हैं। तो ऐसी चीजें आप खुद ढूंढोगे और उसे टॉपिक में लिख के आओगे। इसके अलावा बैक्टीरिया का नाम जहां भी आ जाए वहां पर अधिकतर आपको जेंथोमोनास ही मिलेगा, और स्पीसीज जो होगी वो उस फसल के अनुसार, भाई यदि ओराइजी है तो इसका मतलब राइस में फैलने वाला बैक्टीरिया है, तो जेंथोमोनास ओराइजी हो गया। शीत बलाई की बात करें तो राइजोक्टेनिया सोलेनाई इसका हो गया। खेरा ये भाई कमी से होता है। तो इस प्रकार की डिजीज है ना, आपको छोटे वाले क्वेश्चनों में पूछी जाएगी। इसमें यदि आपको लक्षण पूछते हैं तो लक्षण सीधी सी बात है भाई, खेरा डिजीज है, जिंक की कमी से हो रही है, तो पत्तियां छोटी रह जाती है, पत्तियां मुरझा जाती है, पीली पड़ जाती है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको उसकी डिफिशियंसी से देखने को मिलेगी, है ना। तो जिंक का प्रभाव सबसे ज्यादा आपको पत्तियों पे दिखाई देगा, है ना, और वो भी मिडल वाली जो पौधे की पत्तियां है उन पे सबसे ज्यादा आपको जिंक का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आप इसमें जो बेसिक से यदि सिम्टम लिख के आओगे तो लिख के आओगे भाई, पत्तियों पर मुख्य रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा, पत्तियां छोटी रह जाती है, पौधा बंच टाइप का दिखाई देता है ना, बुसी सा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये टुंगू विषाणु से होने वाला रोग है और इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आपकी ये पहली फसल है राइस, जिसमें ये रोग हम पढ़ने वाले हैं और उनके रोगजनक ये है। इसके बाद में मेज के रोगजनक है, सोरगम के रोगजनक है। तो ये पढ़ने वाली चीजें हैं जो आप इनको ध्यान से पढ़ लेना। अब हम जो नेक्स्ट हमारा इसमें नेक्स्ट चीज रहेगी उसकी बात कर लेते हैं, और वो रहेगा आपका सिम्टम। क्या रहेगा, सिम्टम। यहां से समझना जरूरी है, वो तो रटने वाली चीजें हैं, आप अच्छे से रट लेना। यहां से हम बात करते हैं भाई, जब किसी फसल में ब्लाइट लिखा हुआ आ जाए, चाहे वो बैक्टीरियल ब्लाइट हो या नॉर्मल ब्लाइट हो, जब बैक्टीरियल ब्लाइट लिखा हुआ आए तो इसका मतलब है वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ठीक है, यदि ब्लाइट लिखा हुआ आ जाए तो सामान्य सी बात है भाई, वो कवक से होने वाला रोग है।
ठीक है, ऐसे देख सकते हो आप। अब ब्लाइट में क्या होगा भाई, पौधा है ना झुलसना और जली हुई आकृति। भाई ब्लाइट में क्या होता है, जो पत्ती है ना, मान लो ये पत्ती है, पत्ती में स्पॉट बन जाते हैं, जले हुए स्पॉट बन जाते हैं, यानी कि ये है ना ऐसे होता है भाई। मान लो यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, अब उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए पौधा क्या करता है, चारों ओर की कोशिकाओं को डेड कर देता है, मार देता है, ठीक है, ताकि वो इन्फेक्शन आगे ना पाए फैल पाए, है ना, बैक्टीरिया आगे ना पहुंच पाए। तो उसके वजह से एक क्या बन जाता है, एक घेरा सा बन जाता है, चारों ओर काला काला रंग का, भूरे भूरे रंग का एक क्या बन जाता है, पूरा एक पिस्टूल बन जाता है, जिसे हम कहते हैं भाई धब्बा बन गया। इस प्रकार के धब्बे हमको किस में देखने को मिलेंगे, ब्लाइट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। पौधे के भाग, पत्ती, पुष्प, तना मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मरना क्यों शुरू हो जाते हैं, ताकि इन्फेक्शन आगे ना पहुंचे, ठीक है। भूरे काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, पत्तियां, कलियां, शाखाएं काली पड़ जाती है तथा मुरझा जाती है, ठीक है, पौधा मुरझाना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीजें आपको किसमें देखने को मिलेगी, ब्लाइट में। रोट में क्या होगा, रोट का बताया था मैंने भाई, मुख्य रूप से ये सड़न वाला रोग है, सड़न स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो कवक और जीवाणु दोनों से हो सकता है ये कोमल उत्तकों को विघटित, विघटित का मतलब होता है सड़ना, गलना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं हम, क्या हो जाते हैं, गलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, सड़ान सी आती है। पौधे के भागों में सड़ान होना स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, कॉलर, कॉलर रीजन समझाया था मैंने अभी। ये कॉलर रोट मुख्य रूप से हमें किस में देखने को मिलेगा, जो अपनी ग्राउंडनट है उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। पौधा छोटा रह जाता है, येलो हो जाता है, लीव्स ड्रॉप यानी कि पत्तियां गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक वो मतलब कैरेक्टर है जो किसमें मिलेंगे, लक्षण है जो किसमें मिलेंगे, रूट में, रोट में मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में विल्टिंग की बात कर लेते हैं। तो विल्टिंग में क्या देखने को मिलेगा, विल्टिंग में आपको देखने को मिलेगा, एक तो पौधा शिथिल होकर मुरझा जाता है, अचानक सूख जाता है, पानी की कमी से पौधा मुरझाया हुआ दिखाई देता है। भाई पानी की कमी से दिखाई देता है, लेकिन इसमें विल्टिंग में होता क्या है दोस्तों, एक बार समझ लो। विल्टिंग क्या है, मान लो ये जड़ है, ये पौधे की क्या है, जड़ है, और ये मुख्य जड़ हो गई, मुख्य जड़ हो गई, और ये पत्तियां है, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों कि ये कवक जहां पर मुख्य रूप से फ्यूजेरियम से होता है, ये है ना, विल्टिंग किससे देखने को मिलेगी, फ्यूजेरियम से। अब फ्यूजेरियम क्या करता है कि ये जहां पर इंफेक्शन करता है ना, वहां पर जाइलम को ब्लॉक कर देता है। जाइलम क्या होता है, जाइलम एक उत्तक है, और ये उत्तक क्या करता है, पानी को ऊपर पहुंचाता है, पानी और मान लो खाद्य पदार्थ है, लवण है, उनको ऊपर पहुंचाता है। अब ये क्या करता है, जाइलम को, यहाँ जाइलम वाहिकाओं को ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक करेगा तो पानी क्या है, ऊपर पहुंचना बंद हो जाएगा। और जब पानी अचानक ऊपर पहुंचना बंद हो जाएगा, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे भाई, पौधा मुरझा गया। हमें लगेगा कि पौधे में पानी नहीं है ना, किसान को क्या लगता है कि ये पौधा मुरझा गया क्योंकि इसमें पानी नहीं दिया गया है ना, पानी की कमी से मुरझाया है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, वो पानी की कमी से नहीं मुरझाता है, वो किसकी कमी, किसकी वजह से, वो फ्यूजेरियम की वजह से, जो उसने ब्लॉक कर दिया है उस जाइलम को, उसकी वजह से मुरझाया हुआ दिखाई देता है। तो ये बात भी हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। लीव्स और ब्रांच क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, गिरना स्टार्ट हो जाती है, पत्तियां येलो, ब्राउन और डेड यानी कि मरी हुई दिखाई देती है। जड़ काले रंग की हो जाती है, जड़ धीरे धीरे क्या हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन पूरी जड़ में ही फैल जाता है फिर, और ये जड़ कैसी हो जाएगी, आपके काले रंग की हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम बात करें मोजेक की, तो मोजेक मुख्य रूप से वायरस से होने वाला क्या है, रोग है। इसमें हमें पीले धब्बे अनियमित रूप से दिखाई देते हैं। मान लो ये पत्ती है, एक पीला धब्बा यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक, तो अनियमित रूप से दिखाई देते हैं, कहीं पे भी हो जाएंगे, कहीं पे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से पत्तियां मुड़ जाती है, सिराएं पीली व गहरी हो जाती है, स्टनिंग दिखाई देती है, पुअर ग्रोथ हो जाती है, और फ्लावर लॉस होता है, फ्लावर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये चीजें हमें किसमें देखने को मिलती है, मोजेक में। और मोजेक मुख्य रूप से हमें लेग्यूमिनेसी में देखने को मिलेगा। जो लेग्यूमिनेसी के, चाहे वो ग्रीन ग्राम हो, पिजन पी हो, इनमें मुख्य रूप से क्या देखने को मिलेगा, मोजेक देखने को मिलेगा। और मोजेक किससे होता है, वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। अब बात करते हैं रस्ट की। तो रस्ट में मुख्य रूप से गेहूं में, जौ में, है ना, इसके अलावा भाई और भी फसलों में देखने को मिलता है। तो रस्ट के क्या लक्षण है, एक तो जंग लगना, जैसे वो है ना, मतलब जो धब्बा होता है ना इनका पस्ट्यूल, वो बाहर से तो पीला पीला सा होता है ना, रस्ट के बारे में पहले भी बताया था मैंने भाई, बाहर से कैसा होगा, पीला पीला, और अंदर से भूरा भूरा सा हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे कोई जंग लग गया हो,
क्या लगता है भाई, पौधे के ऊपर की पत्तियों पर क्या हो गया है, जंग लग गया हो, ऐसी संरचना दिखाई देती है। वायवीय भागों पर रस्टी पस्ट्यूल, वो रस्ट जैसे दिखाई देते हैं। लोअर लीफ सरफेस हाईली अफेक्टेड होती है, ठीक है। स्पोर स्पोर प्रोड्यूसिंग पिस्टूल होते हैं, यानी कि जो स्पोर है यहाँ से स्पोर निकलते हैं। स्पोर क्या होते हैं, जो कवक होते हैं उनके जो जनन करवाने वाले भाग है वो है ना, यहाँ से स्पोर निकलकर दूसरे पौधे को इन्फेक्टेड करेंगे, वहां पर जाकर क्या करेंगे, वो फैल जाएंगे। तो ये जननीय भाग है, ऐसे समझ लो आप। लीफ कर्ल की बात करें तो कर्लिंग वायरस की वजह से होती है, ये भी वायरस की वजह से देखने को मिलेगी कर्लिंग भी, ठीक है। पत्तियां क्या हो जाएगी, कर्ली हो जाएगी। कर्ली का मतलब क्या होता है भाई, पत्तियां है ना ऐसे सिकुड़ सी जाएगी, है ना। पत्तियां क्या हो जाएगी, मान लो ये साधारण पत्ती है ना, ये क्या है, साधारण सी पत्ती है, लेकिन जब कर्लिंग होगी ना तो ये ऐसी ऐसी दिखाई देगी आपको, साधारण नहीं रहेगी वो। क्या हो जाएगा, उसमें आकृति विकृत हो जाएगी, उसकी आकृति बिगड़ जाएगी, छोटी रह जाएगी, है ना, और कर्लिंग दिखाई देगी। तो ये बात, पत्तियां सामान्य से छोटी हो जाती है, पीली हो जाती है, अनियमित आकृति दिखाई देती है। ये मुख्य लक्षण किसके हैं, लीफ कर्ल के। कर्लिंग किससे हो रही है, वायरस से होने वाला रोग है, ये भी हम देखने वाले हैं। डाउनी मिल्ड्यू कवक से होने वाला रोग है, जिसमें हम कहते हैं कि पत्ती की नीचे वाली सतह पर, जो पत्ती है उसकी नीचे वाली सतह पर हमें कॉटन लाइक ग्रोथ दिखाई देती है, और ये ओब्लिगेट पैरासाइट से होती है ना। और इसमें ऊमाइकोटा ये क्या है, एक ग्रुप है किसका, कवकों का, और पेरेनोस्क्लेरा स्पोरा गण के द्वारा होता है। डाउनी मिल्ड्यू इसके द्वारा होती है, इनको भी हम देख लेंगे। स्मट क्या होता है, तो स्मट के बारे में पहले बताया था, मुख्य रूप से गेहूं में और जौ में देखने को मिलता है, ठीक है। और भाई स्मट से क्या होता है ना, जवार में भी होता है वैसे तो भाई स्मट मुख्य रूप से कैसे पहचानेंगे स्मट को, तो ये दानों में दिखाई देने वाला रोग है, या तो फ्लावर पार्ट में दिखाई देगा आपको, है ना, या तो फ्लावर पार्ट में या दानों में दिखाई देगा, वहीं पे बनेंगे दाने भी फ्लावर में। तो दानों में दिखाई देगा, और दाने कैसे हो जाएंगे, काले रंग के हो जाएंगे, यानी काले चूर्ण जैसे हो जाएंगे, ठीक है। ये हमें मुख्य रूप से स्टमट में देखने को मिलेगा। कोयले जैसा चूर्ण बन जाता है दानों का, पुष्पों में दिखेगा, दानों में होता है, और दानों की जगह ब्लैक कलर का चूर्ण बन जाता है, जिसे हम चारकोल जैसा चूर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें हमको कहां पर दिखाई देगी, स्मट में। तो ये कुछ बेसिक जो डिजीज है और उनके कुछ बेसिक लक्षण है, जो आप सभी डिजीज में लिख कर आ सकते हो। सभी का मतलब है उससे संबंधित, भाई यदि रस्ट है तो वो कोई सी भी रस्ट हो, चाहे पीली रस्ट हो, काली रस्ट हो, ब्राउन रस्ट हो, है ना, या किसी भी पौधे में हो रही हो, रस्ट से संबंधित आप वो लक्षण वहां पे लिख कर आ सकते हो, ठीक है। विल्टिंग से संबंधित लक्षण, कर्लिंग से संबंधित, स्मट से संबंधित, ये जो चीजें हैं ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। बाकी स्पेसिफिक जो करेक्टर है वो हम जैसे जैसे रोग पढ़ेंगे तब पढ़ते चलेंगे। अब मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हम कल्चरल मैनेजमेंट करेंगे। जो अच्छे बीज है वो उपयोग में लेंगे। फसल चक्कर, यानी कि एक बार एक फसल उगाएंगे, उसी स्थान पर दूसरी बार दूसरी फसल, तो उससे क्या होगा भाई, इस फसल में फैलने वाला रोग इस फसल में नहीं फैलेगा, और इसमें फैलने वाला रोग अगली में नहीं फैलेगा, तो फसल चक्कर अपनाएंगे। रोगी भाग और रोगग्रस्त पौधों को हटा देंगे, बीजों को गर्म करके उपचारित करेंगे, मिश्रित फसल अपनाएंगे, अवशेष जो फसलों के अवशेष है पिछली फसल के उनको नष्ट करेंगे, और ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करेंगे। जब गर्मियां होगी तब हम क्या करेंगे भाई, जो जितने भी भाग है किसके, पैथोजन के भाग है, उनको मारने के लिए हम क्या करेंगे, गहरी जुताई करेंगे, ताकि वो या तो गहराई में चले जाए और नीचे रहे, यदि मिट्टी में है तो वो ऊपर आकर गर्मी के कारण मर जाए टेम्परेचर से, ठीक है। बायोलॉजिकल एजेंट की बात करें तो रोगरोधी किसमें उगाएंगे, बायोलॉजिकल एजेंट का उपयोग करेंगे, जैसे कि माइकोडर्मा। ये क्या होते हैं, रोगों को रोकने का काम करते हैं, कवक जनित रोगों को रोकने के लिए माइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं केमिकल मैनेजमेंट पे। केमिकल मैनेजमेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है, इसमें सबसे ज्यादा चीजें इस्तेमाल होती है, जैसे कि भाई कवक जनित रोगों के लिए कार्बेंडाजिम, केप्टान, कार्बोफ्यूरान, प्रोपेकोनेजोल, थाइरम, मेनकोजेब, मेटालेक्स, मेटालेक्जिल, है ना, ये चीजें हम काम में लेते हैं। इनका हम सीड रेट में भी भाई, जो सीड ट्रीटमेंट है उसमें भी काम में ले सकते हैं इनको। मुख्य रूप से किस किस को, कैप्टान को, कार्बेंडाजिम को, थाइरम को, मेनकोजेब को, इनको हम किस में, सीड ट्रीटमेंट में भी काम में ले सकते हैं। और यदि हम खड़ी फसल में स्प्रे कर रहे हैं तो इन सब में किसी का भी हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा हम ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं।
ड्रेंचिंग क्या होती है दोस्तों, ये बात मैं समझा देता हूं आपको। मुख्य रूप से उन फसलों में काम में ली जाती है जिन फसलों में रोग जड़ों से संबंधित होते हैं। जब रोग किससे संबंधित हो, जड़ों से संबंधित हो, यानी कि चाहे रूट रोट हो, कॉलर रोट हो, ये वाले जो रोग है, विल्टिंग हो, ये वाले रोग है, इनको रोकने के लिए ड्रेंचिंग की जाती है। ड्रेंचिंग में हम ये कहते हैं कि पानी के साथ हम क्या करते हैं, ये अपना जो पेस्टिसाइड होता है कवक जनित रोगों के लिए, मान लो फंजीसाइड काम में ले रहे हैं, तो फंजीसाइड को और पानी को घोलकर हम इरिगेशन वाटर के साथ क्या करते हैं, उसको ड्रेन करवाते हैं। ड्रेन यानी कि मिट्टी में भेजते हैं ताकि वो जड़ क्षेत्र में पहुंचे और वहां जाकर कवक को नष्ट करे। ठीक है, तो इसे ही हम ड्रेंचिंग बोल देते हैं। तो हम सीड ट्रीटमेंट में, स्प्रे में, ड्रेंचिंग में, तीनों चीजों में ही काम में ले सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं जीवाणुजनित के लिए। मुख्य रूप से कॉपर ऑक्सीडोक्लोराइड, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, एग्रोमाइसिन, कार्बोक्सिन, ये चीजें हम कॉपर जनित जीवों के लिए काम में लेते हैं। विषाणुओं के लिए हम वाहक का नियंत्रण करते हैं और इमिडाक्लोप्रिड, डाइमिथाइट, मिथाइल डिमेटोन, ये बहुत सारे क्या आते हैं, मतलब इंसेक्टिसाइड होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। निमेटोड के लिए हम मुख्य रूप से एलडी कार्ब और कार्बोफ्यूरान। कार्बोफ्यूरान वैसे तो फंजीसाइड है दोस्तों, ये क्या है, फंजीसाइड भी है वैसे मुख्य रूप से, और ये क्या है भाई, कार्बोफ्यूरान का उपयोग हम इंसेक्टिसाइड के रूप में भी करते हैं और निमेटोड के नियंत्रण के लिए भी कार्बोफ्यूरान का उपयोग हमें करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा साइटोप्लाज्मा के लिए हम टेट्रासाइक्लिन काम में लेते हैं। तो ये चीजें हैं जो मैनेजमेंट में हम देखने वाले हैं। इसके बाद में फेवरेबल जो कंडीशन है, यदि हम फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो फेवरेबल कंडीशन में हम लिखेंगे भाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यदि 85 से 90% तक है तो वो लगभग हर फसल के लिए, क्या हर रोग के लिए क्या होगी, फेवरेबल होगी। टेम्परेचर 20 से 30 वाला फेवरेबल होगा। वाटर लॉजिंग कंडीशन डैम्पिंग ऑफ के लिए क्या होगी, फेवरेबल। वही ज्यादा पानी होगा ना तो पानी से फैलने वाले रोग, मुख्य रूप से नर्सरी में, यदि नर्सरी में आपको पानी भरा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब है वहां पे डैम्पिंग ऑफ रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये बातें हमने ध्यान रखनी। पुअर ड्रेनेज नहीं होना चाहिए। क्लाउडी डे रहेंगे तो फेवरेबल कंडीशन है। ससेप्टिबल वेराइटी है तो फेवरेबल कंडीशन के रूप में जानी जाएगी। तो ये फेवरेबल कंडीशन है जो आप किसी भी रोग में लिखकर आ सकते हो। इसके बाद में आपके दो चीजें और रह गई है, एक इटियोलॉजी मुख्य रूप से, और एक क्या बच गई है, अपना जो डिजीज साइकिल है उसको समझाना अभी रह गया है। उन दोनों चीजों को भाई मुख्य रूप से वो है ना, मतलब रोग के साथ वेरी करते हैं, अलग अलग होती है वो चीजें। तो जैसे डिजीज आएगी उनके साथ आपको फसल चक्कर ये समझा दिया जाएगा। जो रस्ट का फसल चक्कर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी बात हम कर लेंगे। बाकी बातें आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।